वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और हम लोगों ने रिसेंटली जो एपिसोड किए, एपिसोड 49 थे, 50 थे, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। पर्टिकुलरली एपिसोड 50 जिसमें कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर 10,000 रुपये की SIP की गई है 30 साल तक तो 20 करोड़ रुपए बने हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप ये स्कीम है। तो जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। अगर ऑडियंस ने अभी तक वो नहीं देखा है किसी वजह से, तो ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं उसके डिटेल्स, एपिसोड 49 और 50 के, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा है, तो आप जा करके देखें। हम लोग की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लार्ज कैप। तो हमारे व्यूअर हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? ICICI ब्लू चिप में है, अच्छी स्कीम है। देखिए, एक तो लार्ज कैप में सीन ये है कि एज द नेम सजेस्ट टॉप 100 आ जाती हैं, तो इससे ये उम्मीद करना कि ये मिड कैप की तरह भागेगा वो नहीं है। आपको वैसे भी जो कंपैरिजन करना चाहिए विद इन कैटेगरी करना चाहिए। राइट। फंड हाउस अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो 1 साल, 3 साल, 5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। हाँ, इसको जो कंपटीशन दे रही है एज पर दिस डेटा एनालिसिस, वो निपॉन का लार्ज कैप दे रहा है और DSP का टॉप 100 दे रहा है। तो आप देखेंगे 5 साल में कंपटीशन है, 3 में कंपटीशन ICICI का थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि निपॉन और DSP बेटर जा रही हैं, और 1 साल में निपॉन घट गया है और DSP ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही चलेगा, इसलिए ICICI ब्लू चिप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अगर लगाया हुआ है, स्कीम ठीक है। हाँ, अब एक स्कीम का फंड मैनेजर कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसी कैटेगरी के एक किसी और को चूज कर सकते हैं। तो इन एडिशन टू ICICI ब्लू चिप यू कैन टेक निपॉन और DSP में से किसी एक को भी और आप टेकअप कर सकते हैं। निफ्टी 500 को इन तीनों ही स्कीमों ने 1 साल, 3 साल, 5 साल में बीट किया हुआ है। बाकी ICICI ब्लू चिप ने उसमें जो निफ्टी 250 है उसको भी आउट ऑफ 3 टर्म मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल में से 2 में बीट किया हुआ है। DSP ने भी किया हुआ है, निपॉन ने एक पीरियड में बीट किया है। तो तीनों मिलती जुलती सी स्कीम है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मिड कैप के साथ। ओके। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने वैसे कई स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, तो मैं एक एक करके नाम पढ़ देता हूँ। जैसे ये मिड कैप की स्कीम्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिरई एसेट मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कई सारी हैं। मिड कैप बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, पैसे भी बना के देती है, गंवाती भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दिक्कत नहीं है। अगर आप 8 साल 10 साल के इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क है, रिस्क ये है फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन पैसे भी बनाती है, ये बात है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सी मिड कैप की स्कीम। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल की आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है वो सारे क्वेश्चन जो तुमने पूछे हैं वो, और 2 और स्कीमें जो अच्छा काम कर रही हैं, ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ऑडियंस को। तो इसी स्क्रीन के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। इनका PE हाई रहता है, बस PE हाई है। अब ये ऑडियंस की कॉल है। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा था कि PE हाई रहता है। अब ये कुछ इनकी फंड मैनेजमेंट की स्टाइल है, हैप्पीली स्टाइल ही है, ये एग्रेसिव होकर चलते हैं, काफी एग्रेसिव है, जो तेजी में चल रहे होते हैं, मोमेंटम जिसमें होता है वो करते हैं, लेकिन पैसे ही बना के दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, केवल वर्ड ऑफ कॉशन। P ज़्यादा है। अब आप देख लें, अगर आपको सूट करता है तो परफॉर्मेंस तो दिखाई पड़ रही है। क्वांट मिड कैप चर्चा काफ़ी रही है और आंकड़े में भी दिखाई पड़ रहा है कि जो 5 साल और 3 साल में अच्छा काम कर रहे थे 1 साल में लॉस पे आ गए हैं।
तो अगेन कोई रिकमेंडेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि अभी क्वांट से थोड़ा सा दूरी बना के चलें। इसमें इनफैक्ट जैसे पी इनका जितनी हमारी स्कीम्स डिस्प्ले हो रही हैं पी सबसे कम है और मोतीलाल ओसवाल का पी सबसे ज़्यादा था। तो एक बार जरा ब्रीफ में व्यूअर्स के लिए बताइए हाई पीई और लो पीई का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है। क्या हाई पीई मतलब खराब, लो पीई मतलब अच्छा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हाई पी खराब है या लो पी अच्छा ही है, ऐसा भी नहीं है। अब आप समझिए कि उसको समझने के लिए ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में रहते हैं और आपके बगल में एक सबर्ब है और उसके बगल में एक थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड है। तो जब आप पर स्क्वायर फीट का फ्लैट देख रहे हैं तो जो दिल्ली नोएडा में होगा वो बगल वाले जो 25 किलोमीटर दूर नहीं हो और जो 100 किलोमीटर दूर होगा वहाँ नहीं होगा। लेकिन जो 100 किलोमीटर दूर है क्या वहाँ ग्रोथ भी आएगी? भाई नोएडा में तो आपकी फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं, बॉम्बे आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, गुड़गांव आ रहे हैं, लेकिन क्या हापुड़ में वही आ रही होंगे? अब ये लोकलाइज लोग ज़्यादा समझेंगे, दूर के लोग नहीं समझेंगे, बट क्या उतनी ग्रोथ आ रही है? तो ये भी देखने की बात हो जाती है कि आपको चीज़ बड़ी सस्ती मिल रही है, वो कंपनी बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है, लेकिन क्या वो कंपनी पैसे बना रही है, ग्रो कर रही है? नहीं ग्रो कर रही है तो एक फंड मैनेजर की कॉल ये भी हो सकती है, भाई मैं महंगा खरीदूंगा लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जिस रेंज में आज काम कर रही है अगले साल में 20% और ज़्यादा टर्नओवर बढ़ा देगी, उसके अगले साल 25% बढ़ा देगी। केवल वॉल्यूम ही नहीं, वहाँ मुझे पता है R&D अच्छी हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी, इनोवेशन हो जाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। राइट। तो केवल ये कहना है कि भाई पी है, तो इसका मतलब अगर लो पी है तो अगर मैं समराइज करूं तो लो पी है, एक मतलब हो सकता है कि सस्ते में मिल रहा है, वैल्यू हमने फाइंड कर ली। दूसरा ये मतलब है कि चल ही नहीं रहा है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता उस शेयर को और हमने खरीद लिया है। तो लो पी का ये मतलब नहीं अच्छा या बुरा, लो पी से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। अगेन हाई पी का मतलब है डजंट नेसेसरली मीन खराब, महंगा लिया है बट इट इज पॉसिबल कि वो और ज्यादा तेज चले। जैसे अब आप देखिए ना, मोतीलाल का मिड कैप चल भी रहा है, अच्छा चल रहा है और पी भी ज़्यादा है। इसका मतलब वो महंगा जरूर खरीदते हैं लेकिन वो कंपनियां डिलीवर कर रही हैं। और क्वांट में 17 का आ रहा है, काफ़ी कम है, कोई कमेंट नहीं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अभी कम रेट पे ले लिया और उसका रिटर्न आएगा और या नहीं आएगा। इसके लिए फिर आपको स्कीम का डेटा ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। राइट, ठीक। बाकी आप देख रहे हैं कोटक का भी 28 का पी है, परफॉर्मेंस भी ठीक जा रही है। मिरई का मिड कैप परफॉर्मेंस भी ठीक है लेकिन 1 साल में खराब हो गई है। तो मुझे लगता है बेस्ड ऑन दिस डेटा आप थोड़े से जो एक तरह से स्लो चल रहे हैं उनसे दूरी बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे HDFC मिड कैप है, 5 साल में बहुत अच्छी गई, 3 साल में बहुत अच्छी गई, 1 साल में कम आई है। लेकिन 1 साल में कम इसलिए आई है कि 1 साल में मार्केट भी डाउन रहा है। हाँ, अब आप कह सकते हैं सब एडिलवीज का तो 14% आया रिटर्न, इनका 9 आया, इतना चलता है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मिड कैप की स्पेस अच्छी है लेकिन फंड मैनेजर ने उस स्कीम में पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है वो देखें, पी देखें, उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो HDFC मिड कैप अच्छा लगता है, एडिलवीज मिड कैप अच्छा लगता है और मोतीलाल भी ठीक लगता है, थोड़ा सा पी ज़्यादा है। अब ये आपकी कॉल, ऑडियंस की कॉल है। हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी है, हाँ, इसलिए रिसर्च ज़्यादा अच्छी डिमांड करती है। रिसर्च अच्छी डिमांड करती है। राइट, ठीक है। तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट कैटेगरी में चल सकते हैं। हाँ, मल्टी कैप। हाँ, मल्टी कैप में भी कई स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चंस आए हैं हम लोग के, तो मैं उन स्कीम्स का नाम पढ़ देता हूँ जिसमें हमारे व्यूअर्स का इन्वेस्टमेंट है। पहली है कोटक मल्टी कैप, सेकंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, थर्ड है HDFC मल्टी कैप एंड फोर्थ है क्वांट एक्टिव फंड। देखिए क्वांट का तो आपको परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है, क्वांट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चलती रही हैं। आप देखिए 1 साल में परफॉर्मेंस पीयर ग्रुप में कमज़ोर है, 3 साल में भी कमज़ोर है, तो मुझे लगता है क्वांट से तो दूर रहना चाहिए। निपॉन मल्टी कैप परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, पी भी ठीक है, रिजनेबल है, चल सकता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोटक मल्टी कैप भी ठीक कर रहा है, 5 साल की परफॉर्मेंस जरूर नहीं है, तो अब आप इसको सोच सकते हैं। बाकी वैसे तो देखिए पी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कोटक को थोड़ा सा और समझें, स्कीम ठीक लगती है। आईसीआईसी मल्टी कैप और इन्वेस्को आप देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल की परफॉर्मेंस भी है, अपने ग्रुप में ठीक काम भी कर रहा है, पी भी ठीक है, एक्सेप्ट इन्वेस्को जहाँ पे 34 का पी आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जैसे रेड फ्लैग लगाते हैं तो वो समझने की बात है, परफॉर्मेंस तो ठीक दे रहा है। तो एक तरीके से जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस में हैं, निप्पॉन ठीक लग रहा है, कोटक एचडीएफसी भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वांट से दूर रहें। आईसीआईसी मल्टी कैप ठीक लग रहा है, इन्वेस्को भी परफॉर्मेंस भी ठीक है, थोड़ा सा महंगा ज़्यादा दिखता है, ये ध्यान रखें। तब इसके बीच में आप अपनी रिसर्च कर लें, एनालिसिस कर लें। ठीक है, अब हम लोग अपनी लास्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। एंड वी वर सरप्राइज्ड कि हमारे जो व्यूअर्स हैं सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आई हैं वो स्मॉल कैप की स्पेस में आई हैं। तो पहले तो मैं स्कीम्स के नाम पढ़ देता हूँ और फिर थोड़ा सा आप इसमें भी कमेंट करिएगा कि ये स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है और क्या वो सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि नहीं। पहले मैं स्कीम्स के नाम पढ़ रहा हूँ। पहले स्कीम है बंधन स्मॉल कैप, सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, थर्ड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, नेक्स्ट एचएसबीसी स्मॉल कैप, फिर टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। मेजर सारे फंड्स शायद कवर ही हो गए होंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि स्मॉल कैप में अगर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, 3 साल की देखेंगे तो भी ठीक है, 1 साल में आकर के मामला थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया है। मोस्टली या तो लॉस में है या दबे हुए रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे 2 बातें कहनी है। एक तो विद इन दिस कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे बंधन स्मॉल कैप अच्छा लगता है। आप देखिए ये तीनों ईयर की परफॉर्मेंस हैं, तीनों से मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल तीनों में ठीक करके चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया भी ठीक लग रहा है, थोड़ा 1 साल में दबा है। निप्पॉन काफ़ी दब गया है, एचएसबीसी माइनस में है 1 साल में। टाटा स्मॉल कैप बाकी पीरियड में ठीक किया, 1 साल में दबा है। एक्सिस इज ओके, 1 साल में ओके है। उसके बाद एचडीएफसी 1 साल में, क्वांट तो दिक्कत ही चल रही है कुछ, एसबीआई। स्मॉल कैप में ये जो बंधन का ठीक लग रहा है, इन्वेस्को का ठीक लग रहा है, कुछ में थोड़ी दिक्कतें हैं। 1 साल में माइनस इसलिए भी आया है कि मार पड़ी है स्मॉल कैप पे। अब यहाँ पे स्मॉल कैप का डिस्कशन और इस एपिसोड को रैप करने वक्त अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूँ। 2 चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लोगों ने स्मॉल कैप लिए हैं और भर भर के लिए हैं। शायद जानकारी का अभाव है लोगों को, शायद उनका एक्सपर्ट उतना अच्छा नहीं है, शायद कोई और मोटिव हो इस वजह से है, विच वी कैन नॉट से। कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत सही कीजिए। केवल परफॉर्मेंस पकड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जब रुकेगा, इसी का डिस्कशन हम लोगों ने एपिसोड 50 में किया था। ये मार्केट गिरता है तो 50% भी साफ होता है और लंबे पीरियड के लिए जाता है, बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे। लोग छोटी छोटी एसआईपी 10 स्कीमें हैं तो उसमें से 5 स्कीमें तो स्मॉल कैप की हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप चला और उसके बाद जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टर से मिले और उनका सब देखो पिछले साल तो इतने % रिटर्न आया। ऐसा कोई रिटर्न आता है क्या? डाल दो, पिछले साल आया ना, आगे आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ तो असेस कर ही सकते हैं। लार्ज कैप होगा तो कम गिरेगा, मिड उससे ज़्यादा गिरेगा, स्मॉल उससे ज़्यादा गिरेगा। तो स्मॉल कैप में प्लीज़ एक्सपोजर कम कीजिए। इन जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो उस तरह दिए हैं। ये तो हमने स्कीम और कैटेगरी की बात की, स्मॉल कैप में कम कीजिए। तो लेट्स से मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मेरा इक्विटी में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें 50% स्मॉल कैप है, हाँ, तो क्या वो सही स्ट्रैटेजी? वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या 25% अगर है मेरा स्मॉल कैप में, हाँ, क्या अगेन कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, हाँ, कोई इसको इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं माने, हाँ, लेट्स से 25% है, मैं
50s में हो, क्या वो सही स्ट्रैटेजी है 25%? कोई रिकमेंडेशन नहीं जैसे तुमने कहा, लेकिन एक एनालिसिस है जो एटलीस्ट मैं या राहुल अपने पोर्टफोलियो पे लगाते हैं। हमें लगता है कि भाई देखिए, पैसा बनाना है, रिस्क लेने को हम तैयार हैं, टाइम देने को तैयार हैं, तो मिड कैप में लगाना चाहिए, लेकिन वो भी 50% से ज़्यादा नहीं। तो अभी 50% बच गया। लार्ज कैप में 30% के आसपास कम रिटर्न आएगा, लेकिन आपको बैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, और 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। कम हो तो बेटर है। अपर लिमिट है 20%, ये अपर लिमिट है। किसी का 0% है वो चलता है, वो चलता है, लेकिन 50% किसी का है वो नहीं चलता, वो गलत राह पे जा रहा है। तो ये आप ध्यान दे के चलें। अब इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को अभी तो ये कैटेगरी के बारे में ही नहीं पता है, जो मुझे लगता है कि शायद एक सेपरेट एपिसोड करना पड़ेगा, जो कि है वैसे इसी से मिलता जुलता। अब आप समझते नहीं हैं, आप लार्ज कैप भी नहीं समझते, आप मिड कैप भी नहीं समझते हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टर के लिए जो मेरी एजुकेशनल ड्राइव है उसके हिसाब से आप क्या करना चाहिए, और मेरी वो फेवरेट भी है। आप फ्लेक्सी कैप को लीजिए। फ्लेक्सी कैप अगर अच्छी स्कीमें हैं, पिछले 5, 7, 10 सालों की अच्छी अगर है उसकी, तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी पोर्शन लार्ज का रहता है, जबकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्री किया हुआ है, कुछ भी कर सकता है, वो तीनों का पोर्शन लेके चलता है और लगभग ऐसे ही लेता है, बल्कि इसमें लार्ज कैप कई बार थोड़ा सा और ज़्यादा ही होता है और परफॉर्म करता है। 1 दूसरी फेवरेट कैटेगरी होनी चाहिए लार्ज एंड मिड की। 35% लार्ज, 35% मिड, 30% बचा। आप देखेंगे ट्रेडिशनली वो 30 भी स्मॉल में 10% जा रहा होगा और बाकी लार्ज और मिड में बढ़ रहा होगा। तो ये दूसरी फेवरेट कैटेगरी होनी चाहिए। तीसरी फोकस है। अब फोकस में आप जाके देखेंगे, चूंकि हम लोग तो बहुत डिटेल में वर्किंग करते हैं, कई बार जैसे मैं HDFC की बात करूँ, HDFC फ्लेक्सी फोकस एक जैसे रिटर्न आते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है, फोकस में जो सेबी का रूल है उसके हिसाब से 30 से ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते, फ्लेक्सी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है 1-8% कम आए। लेकिन फोकस में क्या 30 स्टॉक हैं, तो बड़े बड़े एक्सपोजर हो गए, 2 भी फेल हो गए, खराब हो गए, फेल तो नहीं हुए, खराब हो गए, तो एकदम से हिलेगा, आप परेशान होंगे। आप रिटर्न थोड़े कम बनाइए, नुकसान कम होना चाहिए। वॉरेन बफेट का जो हर आदमी वॉरेन बफेट की बात करता है, उसका वही प्रिंसिपल है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए या लॉस कम से कम होना चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, डू नॉट मेक लॉस, तो उसके भी हाथ में नहीं है। वॉरेन बफेट ने भी पेटीएम में ले लिया था इन्वेस्टमेंट, वो तो एक अलग बात है। इन जनरल जानते पूछते तो मत कीजिए। एंड रूल नंबर 2 है रेफर टू रूल नंबर 1। वही जो चलता है, एज इन लाइफ एज इन फाइनेंशियल डिसीजन, अवॉइड एक्सीडेंट्स। अवॉइड एक्सीडेंट्स। उदय कोटक साहब की एक गेट टुगेदर का मैं भी पार्ट था, तो उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा भाई हमने कोशिश की कि हम कम से कम गलतियां करें, रिटर्न कम बने चलेगा। तो मेरी जो ये जनरल इन्वेस्टर हैं जो 99% होते हैं, 1% की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ फ्लेक्सी कैप को लीजिए, आप लार्ज एंड मिड को लीजिए, आप फोकस भी ले सकते हैं। मैं तो इवन मल्टी भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मल्टी में नेसेसरली 25% हो जाता है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप भी अवॉइड करता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में एक भी मल्टी कैप नहीं है, क्योंकि 25% तो नेसेसरली रखना है, और मेरे हिसाब से 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यू है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो एंड आई कुड बी अर्निंग लेस ऑल्सो। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर मत पड़े, स्टीजी रिटर्न बनाएं लंबे समय तक, और सिप के फॉर्म में करें। अभी जैसे फिगर्स देख रहे हैं, अभी इसी जो टेबल हम देखें, निपॉन का अगर कंपेयर करते हैं, निपॉन के स्मॉल कैप का AUM और निपॉन का किसी और कैटेगरी का AUM जैसे देखते हैं लार्ज कैप का, तो निपॉन के लार्ज कैप का जो AUM है वो है 37,500 करोड़, और जो निपॉन के स्मॉल कैप का AUM है वो है 55,500 करोड़। तो अगर ये देखते हैं कि इसका मतलब लोग स्मॉल कैप में ज़्यादा लगा रहे हैं और लार्ज कैप में, और अगर इकोनॉमी का जो पोर्शन देखेंगे कि लार्ज कैप कितना होता है, स्मॉल कैप कितना होता है, तो ये जो एक दौड़ चली है ना, पिछले 2-3 सालों की दौड़ चली है, उसमें आप नुकसान कर लेंगे
मैं एक दो क्वेश्चंस और देखता हूँ, कोई अगर रिव्यू से रिलेटेड बचा है तो वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको जल्दी से। कुछ इसमें से रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग फिर से लिखिएगा। मैं इसको भी नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसको रैपअप, राहुल से पहले कि रैपअप करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हों उन क्वेश्चंस को आप लिखिए, व्हाट्सएप पे मत लिखिए, कमेंट के फॉर्म में लिखिए जो जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक होगी और वो फिर हम यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। आप जो जो चीज़ें चाहते हैं कि हम बोलें वो फिर लिखिए, अपना नाम, अपनी एज, अपनी जगह, अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी स्कीम, और जो चीज़ चाहते हैं कि ना बोली जाए, ना पब्लिक हो, वो प्लीज़ मत लिखिएगा। तो विद दिस आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हमारे क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी नहीं हुई है, तो ये तो रेगुलर प्रोसेस है, ये एक बार की प्रोसेस नहीं है। और किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, अगली बार लिखिए, हम उसको टेकअप कर लेंगे। तो ये एक तरीके से निकल के आ रहा है। तो इस एपिसोड को भी यहाँ रैप अप करते हैं, बट हमारे व्यूअर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपनी क्वेरीज भेजते रहें। इस एपिसोड में भी अपनी जो क्वेरीज आई एम प्रीटी श्योर निकल के आएंगी, प्लीज़ कमेंट्स करिए, वो हम लोग आगे के एपिसोड्स में टेकअप करेंगे। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।